स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है एक बार फिर से आईटीबीपी की जो सीरीज चल रही है उससे ही रिलेटेड है। और इसमें अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं सॉरी, कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे और सर एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और आज का जो टॉपिक है आज हम बात करेंगे। इससे पहले अब तक मैं आपको बता दूं कि अब तक 7 या 8 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में आपके पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। दूसरे वीडियो में आपको ये बताया गया है कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से आप सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे, वो चीज़ें बताई गई हैं। और इस वीडियो में भी वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा आपको कि आप कहाँ से नोट्स ले सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं कि नोट्स के कुछ चार्ज लगेंगे। वीडियो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वीडियो में भी वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो नोट्स में बताई गई है। तो लास्ट तक इंतजार करिए, वीडियो देखिए। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब तक हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब तक इससे जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड एमसीक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, इसके साथ साथ हमने पर्सनालिटी से रिलेटेड स्टार्ट किया था। और अभी हम वापस आ गए नोट्स डिस्कस करने पे। तो आज की वीडियो एक बार फिर से जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात किया था साइकोलॉजी के ओरिजिन के बारे में, कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और कैसे कैसे उसकी डेफिनेशन डेवलप हुई। उन सारी चीज़ों की बात किया था। आज की वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से संप्रदाय हैं, उनके बारे में बात किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है आपका नोट्स, आप देख सकते हैं। ये जैसे ये नोट्स का एक फॉर्मेट इसमें आपको दिया गया, जैसे जनरल साइकोलॉजी जो है, तो जनरल साइकोलॉजी में इतने सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ये कवर किए गए हैं, नोट्स में बनाया गया बताया गया है। ऐसे ही फिर काउंसलिंग से रिलेटेड है, फिर ऐसे ही आपका ह्यूमन रिसोर्स, फिर पर्सनालिटी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। साइकोपैथोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड नोट्स सबसे ज़्यादा है, ये टोटल 57 पेज है। तो इस तरीके से सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है और कवर किया गया है कि कोई भी ऐसा पॉइंट छूटने ना पाए जहाँ से आपको एग्ज़ाम में निराश होना पड़े। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लिंक पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे टेलीग्राम। जैसे ही आप ग्रुप में जुड़ते हैं आपके पर्सनल चैट पे एक मैसेज जाएगा, उसमें नोट्स के बारे में सारी जानकारी दी गई है। आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, उसका कुछ मिनिमम चार्ज है, आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अभी ऑफर में चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये सारी बातें हो गई नोट्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास के से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। ये फिलॉसफी का एक पार्ट था। और बाद में 1879 में जब विल्हेम वुंट ने इसकी पहली प्रयोगशाला खोली, यहाँ पर देखिए बताया गया विल्हेम वुंट ने इसकी पहली प्रयोगशाला खोली जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जिसे प्रेजेंट टाइम में हम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इसे एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिला। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पहले इसे माना जाता था साइकोलॉजी को, साइक और प्लस लोगोस, यानी इसको हम आत्मा का अध्ययन करने वाला या मन का अध्ययन करने वाला मानते थे। लेकिन जब इसकी फर्स्ट लेबोरेटरी खोली गई तो इसके डेफिनेशन में चेंजेस आते रहे, क्योंकि आप लैब में आत्मा का अध्ययन तो कर नहीं सकते, ना ही आप मन का अध्ययन कर सकते हो, तो उसको नकार दिया गया। ये सारे मैंने डिटेल में लास्ट क्लास में समझाया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको समझा रहा हूँ। फिर बाद में इसे आत्मा का, फिर मन का, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और लास्ट में जाके जो इसकी फाइनल डेफिनेशन आई वो ये आया कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का, कॉग्निटिव प्रोसेस का या मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करता है। ठीक, इसकी प्रयोगशाला के बारे में कि विलियम वुड ने इसकी प्रयोगशाला खोली थी। अब हम आते हैं इसके संप्रदाय पे। ये आज की क्लास है, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो मनोविज्ञान का जो पहला संप्रदाय था वो था संरचनावाद। अब उससे पहले आप ये जानें कि संप्रदाय या स्कूल है क्या। तो जैसे हम सभी किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लाइक कोई बौद्ध संप्रदाय से, कोई जैन संप्रदाय से, ऐसे ही बहुत सारे संप्रदाय हैं।
तो जब हम किसी संप्रदाय से जुड़ते हैं या जब लोग किसी संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो उनकी जो मान्यताएं हैं उस संप्रदाय की, उसको मानने लगते हैं। उसकी जो विचारधारा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कोई बौद्ध धर्म से जुड़ेगा, बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा, तो वो क्या करेगा, वो फिर बुद्ध को मानेगा। बुद्ध की जो बातें हैं उनको ही सत्य मानेगा, उनको ही फॉलो करेगा। जैन संप्रदाय से कोई जुड़ेगा तो जैन को मानेगा, महावीर को मानेगा, उनकी बातों को सत्य मानेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये मनोविज्ञान में भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपने अपने मत दिए, मन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में अपने अपने मत दिए। और फिर उनके कुछ मानने वाले आए, तो वो उस संप्रदाय से जुड़ते चले गए। जैसे सबसे पहला संप्रदाय था संरचनावाद। संरचनावाद, अब संरचनावाद ने क्या किया, संरचनावाद में बताया गया कि जो इसमें मानसिक प्रक्रियाओं की जो संरचना होती है, उस पर बल दिया गया कि जो हमारी मस्तिष्क की संरचना है, ये बताया गया कि मनोविज्ञान के अंदर हम मस्तिष्क की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और चेतना को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। ठीक। अब इसके जो मुख्य विचार थे, मतलब इसके जो प्रवर्तक थे, उसमें विलियम वुंड के शिष्य थे एडवर्ड टिश्नर। ये जो एडवर्ड टिश्नर हैं, इन्होंने ही संरचनावाद को स्टार्ट किया था। और इसमें क्या माना गया, इसमें चेतना का विश्लेषण तीन घटकों के रूप में किया गया: संवेदना, भावनाएं और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। तो इनका, और इन्होंने एक विधि भी डेवलप की, एक इंट्रोस्पेक्शन विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। तो पूछ सकते हैं आत्मनिरीक्षण विधि किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आप आंसर देंगे संरचनावाद से। यह आत्मनिरीक्षण विधि का शुरुआत किसने किया, तो एडवर्ड टिश्नर ने किया था। एडवर्ड टिश्नर के बारे में बताएंगे। ठीक है। संरचनावाद में क्या था, संरचनावाद में मस्तिष्कीय संरचनाओं को अध्ययन करने पर बल दिया गया। और इसमें तीन मुख्य घटक थे: संवेदनाएं, भावनाएं और प्रत्यक्षीकरण। और इसकी जो विधि थी वो थी आत्म निरीक्षण विधि या आत्मावलोकन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसको स्टार्ट किया था एडवर्ड टिश्नर, जो कि विलियम वुंड के शिष्य थे। अब यहाँ पर जो आत्म अवलोकन विधि है उसको वैज्ञानिक नहीं माना गया, उसको नकार दिया गया। क्योंकि जैसे इसमें था कि आत्मावलोकन विधि यानी आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करें। तो जो अपने आप को आप खुद मूल्यांकन करेंगे, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग अपने आप को अच्छा ही मूल्यांकन करेंगे, कोई अपने आप के बारे में गलत तो बोलेगा नहीं। फिर दूसरा जो संप्रदाय आया वो है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद भी इसे कहते हैं। अब प्रकार्यवाद क्या था, तो प्रकार्यवाद में सब चेतना की उपयोगिता पे बल दिया गया। संरचनावाद में चेतना और मस्तिष्क की संरचनाओं पर बल दिया गया था, और प्रकार्यवाद में चेतना की उपयोगिता पे बल दिया गया कि मानसिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य और उनकी उपयोगिता क्या है। जैसे जो आप चिंतन कर रहे हो, आप कुछ भी चिंतन कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो उस सोचने का उपयोग क्या है, उस सोचने का फायदा क्या है, उस पे बल दिया गया। और इसमें विलियम जेम्स को मेन माना गया। इनके ही विचारों को लेकर इनके चार शिष्य थे: जॉन डेवी, एंजल और कार। ये तीन थे, जॉन डेवी, एंजल और कार। इन तीनों ने मिलकर ये प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म स्कूल की स्थापना की। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि विलियम जेम्स की फेमस बुक का नाम क्या है, या द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने लिखी या किस सन में लिखी। तो ये लिखा गया था विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में, 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। और अगर आपके ऑप्शन में मान लो प्रकारवाद पूछा जा रहा है, प्रकारवाद में अगर विलियम जेम्स ऑप्शन है तो विलियम जेम्स लगा सकते हैं। विलियम जेम्स नहीं है तो जॉन डेवी कार, CARR, कार और एंजल, ये तीन थे। इन लोगों ने मिलकर प्रकारवाद की स्थापना की थी। यहाँ पर देखें डेवी के बारे में दिया भी गया है, जॉन डेवी। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण या साइकोएनालिसिस। अब साइकोएनालिसिस आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसके जो फाउंडर थे वो थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने साइकोएनालिसिस के बारे में बताया। इनका मानना था
कि जो हमारा मन है उसके 3 पार्ट होते हैं, चेतन, अरुचेतन और अर्धचेतन। तो जो चेतन है, चेतन वो होता है जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं और मैं अब या अपने आसपास की बातों को आप सुन रहे हैं, ठीक? तो आप सबके प्रति जागरूक हैं। तो जिन चीज़ों के प्रति आप जागरूक हैं, वो आपकी चेतन अवस्था है। अर्धचेतन वो होता है जिसके प्रति आप जागरूक तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, थोड़ा-सा दिमाग पे जोर डालते हैं, तो वो चीज़ें वापस चेतन में आ जाती हैं। जैसे आप कोई अपनी बुक रख के भूल गए, अब आपने ध्यान दिया कि यार बुक कहाँ है, कहाँ है? तो याद आ गई, अरे बुक तो मैंने फ्रेंड को दिया था। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ थी? सॉरी, अर्धचेतन में थी। अवचेतन या अचेतन जो माइंड होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो उसे हम रिकॉल नहीं कर सकते हैं। और इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है? जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, मतलब सामाजिक रूप से अनैतिक इच्छाएं होती हैं, जैसे चोरी या करना, या दूसरे का नुकसान कर देना, या अननेचुरल चीज़ें, मतलब कोई भी नैतिक नियमों के खिलाफ जाकर काम करना, वो सारे थॉट्स यहाँ पर आते हैं। अब वो थॉट्स आते तो सबके मन में हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उन थॉट्स को दबा देते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा और हमें सजा मिलेगी। तो वो जब थॉट्स दबा देते हैं, तो जब भी हम ऐसी थॉट्स को दबाते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, हमारे अवचेतन मन में या अचेतन मन में पहुंच जाता है। ठीक। तो जो सिगमंड फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड का मानना था कि जो हमारा व्यवहार है वो अवचेतन मन या अचेतन मन के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जैसे थॉट्स हम अचेतन मन में डालते हैं, वही थॉट्स बाहर आते हैं और बाहर आकर हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हम उसी के तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। इसमें इन्होंने बचपन के अनुभव और यौन इच्छाओं पर भी बल दिया। इन्होंने लिबिडो की बात की, सेक्सुअल एनर्जी जिसे इन्होंने लिबिडो कहा, और इन्हें मनोविश्लेषण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया। अब ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या है? तो ईड, जैसे ईड ये होता है, रियलिस्टिक नहीं होता है। ये आगे इसको भी इतना ही करते हैं, आगे जब हम फ्राइड की थ्योरी को पढ़ेंगे पर्सनालिटी वाले चैप्टर में, तब हम उसको डिटेल में बात करेंगे। अभी अगर यहीं पे बात कर लेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो मनोविश्लेषण में आपको मेन मेन क्या चीज़ें जाननी है? मनोविश्लेषणवाद स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये किया गया सिगमंड फ्राइड के द्वारा। इसमें मुख्य रूप से अवचेतन मन पर ध्यान दिया गया, अवचेतन मन को ही माना गया। अवचेतन मन क्या होता है? जहाँ पर हमारी संघर्ष, हमारी दमित इच्छाएं, संघर्ष वाली चीजें पहुंचती हैं। ठीक। मानसिक विकारों के इलाज के लिए मनोविश्लेषण पद्धति सॉरी, मानसिक विकारों के इलाज के लिए मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का विकास किया गया और ये काफ़ी फेमस है आज के टाइम पे भी। और जब ये दी गई थी तभी भी इसको काफ़ी पॉपुलर रूप से देखा गया था और काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये। ठीक। अब इसमें इसकी जो आलोचना हुई वो इस बेसिस पे हुई कि अवचेतन को हम देख तो सकते नहीं, तो प्रमाणिक जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो मिलने की कमी के कारण इसकी आलोचना हुई। इसके बाद व्यवहारवाद, व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद क्या था? इनका मानना था कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो सिर्फ और सिर्फ व्यवहार हो सकता है, क्योंकि व्यवहार को ही हम देख सकते हैं, व्यवहार को ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं। और इसको जो दिया था वो दिया था जेबी वॉटसन ने, जेबी वॉटसन ने इसको दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखें, इसके संस्थापक जेबी वॉटसन थे और इन्होंने व्यवहारवाद के बारे में बताया था। इनका मानना था कि वातावरण में उद्दीपक होते हैं और व्यक्ति उन उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक। अब वातावरण में उद्दीपक, बात आती है उद्दीपक क्या है? तो कुछ भी ऐसी चीज पर्यावरण में उपस्थित, आपके आसपास में उपस्थित कुछ भी ऐसी चीजें जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं, उन्हें हम उद्दीपक कहते हैं। चाहे वो कोई आवाज हो गई, चाहे दीवार पे एक छोटा सा मार्क लगा हो, काला मार्क लगा हो, या चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज जो आपको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है, वो हर चीज उद्दीपक कहलाती है। तो इनका मानना था कि
पर्यावरण में, वातावरण में उद्दीपक उपस्थित होते हैं और हम उन उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक। और मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार होनी चाहिए, क्योंकि हम व्यवहार को ही देख पाते हैं, व्यवहार का मापन कर पाते हैं। इसीलिए व्यवहार ही सबसे श्रेष्ठ है मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए। इन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं को नकार दिया था। ठीक है। और इनके प्रमुख समर्थक में बाद में स्किनर थे और पेवलॉव, ये लोग भी व्यवहारवादी ही थे। मानवतावाद की बात करें, मानवतावाद में क्या बोला गया कि जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, वो यूनिक होता है, उसके अंदर यूनिकनेस होती है और वो अचेतन का, ये एक्चुअली फ्रायड के विरोध में आया था। क्योंकि फ्रायड ने बोला था हम अचेतन के गुलाम होते हैं और अचेतन मन में जैसे विचार जाते हैं वैसे ही हम बिहेवियर करते हैं। तो इनका मानना था कि हम नहीं, अचेतन के गुलाम नहीं हैं, हम अचेतन के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी चीज़ों को खुद से कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम यूनिक पर्सनालिटी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, वो उन्नति करता है, उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। और इन्होंने एक हायरार्की मॉडल भी दिया था, एक 5 स्टेज हायरार्की मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बेसिक नीड को रखा था। ये सब भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस ऐसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे फिर सेफ्टी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ स्टीम, ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इनका मानना क्या था कि व्यक्ति के पास व्यक्तिगत विकास करने की पूरी क्षमता होती है, व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, वो अपना विकास कर सकता है। और सकारात्मक रूप से देखा इन्होंने, आत्म विकास, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत निर्णय को महत्व दिया कि व्यक्ति के पास चूज करने की, सेलेक्ट करने की क्षमता होती है, वो अपने अनुसार चीज़ों को सेलेक्ट करता है। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो थे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने इसके बारे में सबसे ज़्यादा काम किया और इसके साथ साथ कार्ल रोजर्स ने। फिर आता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक, अब इनका मानना था कि ये, इन्होंने व्यवहारवाद का विरोध किया। जैसे व्यवहारवाद में क्या बोला गया कि सब कुछ व्यवहार है, क्योंकि हम व्यवहार को ही देख सकते हैं, व्यवहार को ही मेजर कर सकते हैं, तो व्यवहार ही सब कुछ है। तो इन्होंने बोला कि यार व्यवहार तो है सब कुछ, बट लेकिन हर व्यवहार के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता है ना। जैसे अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, या आपको किसी के प्रति कुछ प्यार आ रहा है या अच्छी फीलिंग आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अचानक से आ गई होगी, सामने वाले ने कुछ ऐसा किया होगा और फिर वो चीज़ आपके दिमाग में गई होगी और फिर आपने उस चीज़ के बारे में सोचा होगा और फिर सोचने के बाद फिर आपने व्यवहार किया। जैसे आपका कोई पुराना मित्र है, वो आपको दिख गया, अब आपने उसको देखा, दूर से देखा, तो दूर से देखा तो वो दीपक था। अब वो, आप तुरंत तो व्यवहार किया नहीं, जो देखा तो आपने, पता चला कि वो आपका फ्रेंड है, इन्फॉर्मेशन दिमाग में गई कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, और उसको देखने के बाद फिर आपने उसको गले लगाया। तो मानसिक प्रक्रियाएं भी तो बीच में हुई ना। तो इन्होंने इस चीज पर बल दिया कि इनका मानना था कि कोई भी अनुक्रिया होती है तो उससे पहले क्या चीज हुई और अनुक्रिया होने के बाद क्या चीज होती है, उन चीजों पर भी उन्होंने ध्यान दिया। इनके प्रमुख जो समर्थक थे उसमें जीन प्याजे, अल्बर्ट बंडूरा, इन लोगों ने इनका समर्थन किया था। इसके बाद गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट होल रूप में देखता है चीज़ों को। गेस्टाल्ट संप्रदाय मानता है कि ये चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं, कि व्यवहार अलग हुआ, मानसिक प्रक्रिया अलग हुई, वो सबको एक साथ लेके देखता है। जैसे आप देखो, एक ये इमेज है, अब आपसे बोला जाए कि ये क्या है, तो आप कहोगे कि यार ये तो एक त्रिभुज का निशान है या त्रिभुज है। लेकिन अगर हम वैसे देखें, त्रिभुज की परिभाषा अगर हम मैथमेटिकली देखें, तो त्रिभुज तो हम उसे कहेंगे ना जबकि वो चारों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे तो बीच बीच में गैप है, तो ये त्रिभुज कहाँ से हो गया। लेकिन फिर भी आपका माइंड इसको त्रिभुज के रूप में ही देखता है, क्योंकि हमारा माइंड संपूर्ण रूप से काम करता है, होलिस्टिक वे में काम करता है, मतलब होल चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देखता है। वो सबको एक साथ मिला के चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम सर्कल की बात करें,
तो वैसे तो ये एक कह दोगे आप कि ये तो सर्कल है, ठीक। लेकिन सर्कल में भी जब चारों तरफ से वो घिरा हुआ हो, यहाँ घिरा ही नहीं है। तो इनका मानना था कि जो भी चीज़ें होती हैं, माइंड अगर हमारा कुछ सोचता भी है तो एक साथ सोचता है, अलग अलग करके नहीं सोचता है। समग्रता की बात की। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है उसमें किसकी बात की गई, तो उसमें समग्रता की बात की गई, ठीक। इसके जो मेन जो फाउंडर थे वो थे मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर ने ही गेस्टाल्ट स्कूल का किया किया था, फाउंडेशन रखा था। और इसमें कोहलर और कोफका इनके साथी थे। तो इस क्लास में हमने संप्रदाय के बारे में जाना कि कौन कौन से संप्रदाय होते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, शाम तक वो भी आ जाएगा, तो आप उसको भी सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।